हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस चैप्टर से रिलेटेड हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाएँ, उस लेक्चर को पढ़ें। आपको बड़ा ही क्लियरली समझ में आने वाला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, या सिंपली कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना या मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक करंट का प्रोड्यूस होना, इनमें से कौन सा फिनोमेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपको क्लियर हो जाएगा हमारे प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक के बारे में। पहला टॉपिक है हमारा लेंज लॉ और दूसरा है मोशनल ईएमएफ ऑफ या मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉ। ठीक है, तो टोटल दो टॉपिक है जिसका डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं, और दो छोटे छोटे और टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनमें से सबसे पहला टॉपिक है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल और दूसरा है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, अगर हम थंब को स्ट्रेच करें और बाकी बचे हुए 4 उंगलियों का ऐसे कर्ल बनाते हैं, तो जो थंब है, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस कर्ल शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर हम कर्ल बनाएं तो जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन को शो करेगा, और बचे 4 उंगलियां जो कर्ल बना रही हैं, ये कर्ल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। मीन्स ये हुआ कि अगर सपोज कर लो कि हमारा मार्कर है, इसमें अगर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होंगे, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। देखते हैं, देखिएगा इधर अगर सपोज कर लो कि अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और अगर यही करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं कैसे होगा। देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा चारों जो उंगली है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन शो कर रहा है, तो कह सकते हो ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अनुसार अगर हम राइट हैंड के 3 उंगलियों को स्ट्रेच करें सच दैट 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब in such a way that all are perpendicular to each other, then 4 finger shows the direction of magnetic field, thumb shows the direction of motion and middle finger shows the direction of induced current। ठीक है, तो ये दो लॉ छोटे छोटे लॉज थे जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। आइए अब देर ना करते हुए चलते हैं लेंज लॉ पे। लेंज लॉ से पहले हमने बताया था आपको फैराडे और हेनरी का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फैराडे और हेनरी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के कारण उनको पता चल पाया था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, फैराडे ने इस पर एक लॉ भी दिया था। पहले लॉ में उन्होंने बताया था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी तो ईएमएफ जनरेट होगा, और सेकेंड लॉ में उन्होंने बताया था कि जो ईएमएफ होगा वो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, तो टोटल 2 लॉ उन्होंने दिया था, फैराडे ने दिया था, लेकिन वो डायरेक्शन ऑफ करंट को नहीं बता पाए थे कि करंट का डायरेक्शन कैसे होगा या किधर ईएमएफ कैसे जनरेट होगा। इसके बारे में उन्होंने कोई भी डिस्कशन नहीं किया था। ठीक है, तो इसके बारे में देखो लेंज ने बताया था। लेंज ने एक लॉ दिया था जिस लॉ को हमने यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है। एक बार इसको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि लेंज लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produced it। ठीक है, याद करो हमने आपको बताया था E = -d∅/dt। ठीक है, ये हमने आपको एक फार्मूला बताया था E = -d∅/dt, जो कि फैराडेज लॉ में दिया गया था। फैराडे का सेकंड लॉ था। हमने यहाँ पे माइनस साइन लगाया था। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये कुछ अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, जिसको लेंज ने यहाँ पर बताया है, अपने इस लॉ में बताया है। उन्होंने कहा है कि जो भी करंट या फिर ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वो हमेशा उस रीजन का अपोज करता है जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आती है। बात समझ गए, यानी कि जो भी ईएमएफ या करंट जनरेट होगा
वो हमेशा उस रीजन का अपोज करेगा जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी। जैसे इसके कुछ इलिस्ट्रेशन को समझते हैं कि कुछ एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि कैसे ये अपोज करता है। आइए देखते हैं। तब तक इसे मिटाता हूँ मैं, फिर लेंज लॉ को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है, सपोज कर लो कि हमने एक कॉइल ले लिया, ठीक है, हमने एक सर्कुलर कॉइल ले लिया और ये रहा हमारा मैग्नेट, एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया एंड दिस इज साउथ पोल। सपोज कर लो कि इन दोनों को रिलेटिवली मूव करा रहे हैं। ये हमारा कॉइल है, कॉइल को हमने रेस्ट में कर दिया और इस मैग्नेट को हम मूव करा रहे हैं टुवर्ड्स द कॉइल। अगर दोनों रेस्ट में होंगे, सपोज कर लो कि दोनों रेस्ट में हैं, तो जब दोनों रेस्ट में होंगे तो आप जानते हैं कि इसमें कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, क्योंकि करंट जनरेट नहीं हुआ था अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जब इसको हम रिलेटिवली मूव कराएंगे तो इसमें करंट जनरेट होगा। करंट क्यों जनरेट हुआ? ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आई और उस चेंजिंग के कारण यहाँ पे करंट जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन जो करंट जनरेट हो रहा है या जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, वह ईएमएफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है। वो नहीं चाहता कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आए। बात समझिएगा, वो नहीं चाहता कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आए। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग कैसे आ रहा है, ये चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको। अब सपोज कर लो कि ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट पॉइंट ए पर स्थिर है, ठीक है, ए पॉइंट पर स्थिर है। ये यहाँ से मूव करेगा। जब ये मूव करेगा टुवर्ड्स द कॉइल, तो कह सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी। तो हम क्या करें कि ये हमारे कॉइल के तरफ ना जाए, हमारे कॉइल से दूर रहे। यानी कि ये कॉइल के तरफ जा रहा था, तो इसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगा वो ईएमएफ यही चाहेगा कि ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट हमारे तरफ नहीं आए। और एक क्या करेगा कि ये मैग्नेट इसकी तरफ नहीं आए, इसके लिए नॉर्थ पोल जनरेट कर लेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल की तरफ नहीं जा सकता, यानी कि नॉर्थ पोल इसको रिपेल कर देगा। बात समझिएगा, ठीक है। यानी कि लेंज लॉ में लेंज ने क्या बताया है कि अगर नॉर्थ पोल इसके तरफ जाएगा तो ये खुद ही नॉर्थ पोल की पोलरिटी डेवलप कर लेगा ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग ना आए। और आप जानते हैं कि जब भी ये नॉर्थ पोल की पोलरिटी शो करेगा, मीन्स यहाँ पर जो करंट है, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। लगभग समझ रहे होंगे आप लोग कि लेंज लॉ क्या कहता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं। सपोज कर लो कि यहाँ पर हमने एक और कॉइल लिया, इस कॉइल में हम बार मैग्नेट को ऐसे रिलेटिवली मूव करा रहे हैं। यहाँ पे मान लो नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। सपोज कर लो कि हम साउथ पोल को उधर लेके जा रहे हैं, इस डायरेक्शन कुछ मूव करा रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स में कुछ चेंजिंग आएगी। हम जानते हैं कि मैग्नेट अगर इस कॉइल के पास आएगा तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी, और इस कॉइल से दूर जाएगा, इन दैट केस आल्सो देयर विल बी सम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आ रही है वो क्यों आ रही है? क्योंकि ये जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल इस कॉइल से दूर जा रहा है। तो इसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट हुआ वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगा, क्योंकि इसके दूर जाने से चेंजिंग आ रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंजिंग आ रही है वो नॉर्थ पोल के दूर जाने से आ रही है। तो ऐसा क्या करे कॉइल कि ये नॉर्थ पोल दूर ना जाए? इसके लिए यहाँ पर साउथ पोल की पोलरिटी डेवलप कर लेगा, क्योंकि साउथ पोल होगा तो नॉर्थ इसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा, ठीक है ना। नॉर्थ इसकी तरफ क्या होना चाहेगा? अट्रैक्ट होना चाहेगा। ड्यू टू विच हियर साउथ पोल पोलरिटी विल बी डेवलप्ड। और जैसे ही साउथ पोल की पोलरिटी डेवलप होगा तो कह सकते हो कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज हो जाएगा। याद करो, आपने क्लास 10th में पढ़ा था, क्लॉक फेस रूल पढ़ा था। ऐसा ही कुछ है ये भी, लेंज लॉ ऐसा ही है। अगर सपोज कर लो कि हम क्या करते हैं, कॉइल को यहाँ पे रखते हैं, ये रहा हमारा बार मैग्नेट। रिलेटिवली क्या करते हैं, हम कॉइल को मूव कराते हैं और मैग्नेट को हमने फिक्स्ड कर दिया है। कॉइल को हम इसके तरफ लेकर के जाते हैं। जब कॉइल को इस नॉर्थ पोल के तरफ लेकर के जाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी, और उस चेंजिंग के कारण ईएमएफ डेवलप होगा, और वो ईएमएफ नहीं चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आए। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि ये नॉर्थ पोल के तरफ जा रहा है, और नॉर्थ पोल के तरफ जाएगा तो इसके अंदर नॉर्थ पोल की पोलरिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि
ये नहीं चाहेगा कि नॉर्थ पोल की तरफ जाए, और नॉर्थ पोल की तरफ ना जाने के लिए ये खुद इसमें नॉर्थ पोल डेवलप करने लगेगा, ताकि ये पोल इस पोल को रिपेल कर दे और दोनों एक अपने अपने स्थान पर रहें। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिएगा, अगर ये कॉइल भी अगर नॉर्थ पोल की तरफ मूव करेगा, यहाँ पर भी नॉर्थ पोल की पोलरिटी शो होगी, और जो करंट होगा, जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, और सेम कंडीशन अगर हम इसी को अपोजिट वे में कर लें, यानी कि हम क्या करते हैं, इस कॉइल को मूव कराते हैं, और यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पे साउथ पोल हो गया। एक काम करो, इधर ना मूव करा के दूसरे साइड में मूव कराते हैं, इधर मूव कराते हैं रिलेटिवली। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर साउथ पोल की पोलरिटी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि ये नॉर्थ पोल से दूर जा रहा है, तो ये चाहेगा कि नॉर्थ पोल के दूर ना जाए, और जब नॉर्थ पोल से दूर नहीं जाएगा मतलब ये साउथ पोल की पोलरिटी डेवलप करेगा, तब इसकी तरफ रह पाएगा। ठीक है, तो लगभग आपने समझ लिया होगा कि ये लेंज लॉ क्या कहता है। ठीक है, या ऐसा भी कह सकते हो कि अगर मान लो दोनों को हम मूव करा दें, एक को हम v1 स्पीड से मूव कराते हैं, दूसरे को v2 स्पीड से मूव कराते हैं, एंड इफ़ v2 इज़ ग्रेटर देन v1, अगर v2 की वैल्यू v1 से ज़्यादा है, मतलब ये नॉर्थ पोल को अप्रोच कर रहा है, नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है, मीन्स ये नहीं चाहेगा कि नॉर्थ पोल की तरफ जाए। EMF जो जिसमें डेवलप हुआ वो EMF नहीं चाहेगा कि कॉइल नॉर्थ पोल की तरफ जाए, इसलिए यहाँ पे नॉर्थ पोल की पोलरिटी डेवलप कर लेगा। और यदि सपोज कर लो कि ये v1 वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, और ये दूसरा जो है, जो हमारा मैग्नेट है, वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड इफ़ v1 इज़ ग्रेटर देन v2, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये निरंतर इस नॉर्थ पोल से दूर होता जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो लेंज लॉ आप समझ लिए होंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, तब तक आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें, फिर हम अपने अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सो गाइस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोशनल EMF फ्रॉम फैराडेज लॉ। ठीक है, देखो फैराडेज लॉ के हेल्प से हम मोशनल EMF को कैसे फाइंड करते हैं, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सपोज करते हैं कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल के जो 3 साइड हैं वो तीनों साइड फिक्स्ड हैं, जैसे हम देख रहे हैं PS, SR और QR, ये तीनों साइड फिक्स्ड हैं। ठीक है, और जो PQ है, PQ एक मूवेबल साइड है। सपोज कर लो कि ये v वेलोसिटी से इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। ठीक है, विथ वेलोसिटी v। हम जानते हैं कि अगर ये v वेलोसिटी से मूव करेगा, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे जो दर्शाया है, क्रॉस से जो हमने मैग्नेटिक फील्ड दर्शाया है, ये इनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर मैं इसको डॉट से दर्शाता तो डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, आउटवर्ड को। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे डॉट से दिखाया जाएगा, मतलब ये आउटवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे सपोज कर लो कि ये वायर है, इस वायर में अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मीन्स करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इधर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर होगा, ये आउटवर्ड होगा, मतलब इधर इस साइड के मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और यही अगर हम दूसरे साइड की बात करें तो दूसरे साइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा देखो कैसे होगा, इनवर्ड होगा, तो इस साइड के मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो सपोज कर लो कि यहाँ पर हम PQ को मूव करा रहे हैं विद वेलोसिटी v, और सपोज करते हैं कि ये डिस्टेंस x है और ये फिक्स्ड डिस्टेंस l है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि इसका लेंथ जो ये जो लेंथ है ये फिक्स्ड है l, और ये ब्रेथ देख रहे हैं ये लगातार कम होता जा रहा है, इसके तरफ जाएगा तो x की वैल्यू डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, सपोज कर लो v वेलोसिटी से इसके अंदर मूव कर रहा है। हियर हम जानते हैं कि जब जैसे ही ये मूव करेगा तो वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में कुछ चेंजिंग आएगी। सपोज कर लो कि इन टाइम dt। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बहुत स्मॉल टाइम dt की, अगर dt टाइम की बात कर लो तो dt इंटरवल में d∅ चेंजिंग आएगी। ठीक है, बहुत कम चेंजिंग भी आएगी मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो कह सकते हो हियर जो EMF जनरेट होगा दैट EMF विल बी इक्वल्स टू माइनस d∅ अपॉन dt। ठीक है, एक चीज़ और हम जानते हैं, फाई इज इक्वल्स टू होता है b इंटू a कॉस थीटा। ठीक है, BA कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो सिंपली कह सकते हो कि यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगा E इज इक्वल्स टू d अपॉन dt, नेगेटिव फॉर्म में होगा, b इंटू a कॉस 0 लिखने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी आगे चल के,
इसको मिटाते हैं थोड़ा। हाँ, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे EMF बराबर हो जाएगा -d/dt इंटू BA। अब ज़रा देखो यहाँ पर अगर हम एरिया की बात करें तो कितना एरिया इसके अंदर है, कितना एरिया कवर्ड है। तो अगर हम देखें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितना है L और ब्रेथ कितना है x। तो इसको लिख सकते हो EMF इज इक्वल टू -d/dt B इंटू L इंटू x हो जाएगा, ठीक है। BL को बाहर निकाल लो तो EMF बराबर हो जाएगा -BL dx/dt। और आप जानते हैं कि dx/dt क्या कहलाता है, वेलोसिटी, क्योंकि द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो EMF मिल जाएगा हमारा -VLV, ठीक है। इसके अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर लें, मॉड ऑफ EMF, तो मिल जाएगा BLV मिलेगा, ठीक है। ये हमें मिल गया EMF, इंड्यूस EMF मिल गया। अच्छा देखो, इस EMF की हेल्प से हम चाहें तो करंट को भी फाइंड कर सकते हैं, अगर चाहें तो फोर्स को फाइंड कर सकते हैं, चाहें तो पावर को फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं, अगर हम करंट की वैल्यू फाइंड करें एंड I इक्वल टू, देखना I इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड EMF अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इंड्यूस्ड EMF कितना है, BLV/R हो गया, ठीक है। ये हमें मिल गया करंट की वैल्यू। यहीं से देखो अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालें एंड फोर्स इक्वल टू क्या होता है, IBL साइन थीटा। तो यहाँ पे देखोगे साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर होगा। तो कह सकते हैं क्या कि फोर्स इक्वल टू हो जाएगा IBL साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो इस साइन 90 को नहीं भी लिखें तो भी काम चल जाएगा। तो देखना यहाँ पे F इक्वल टू मिल जाएगा, I की जगह पे I का वैल्यू रख लो BLV/R इंटू B इंटू L। और इसको सॉल्व करने पर देखो क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा B² L² V/R। ये मिल गया आपको फोर्स का वैल्यू। एंड यहीं से देखिएगा, यहीं से देखते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स इंटू वेलोसिटी को हम लोग पावर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर बराबर मिल जाएगा, फोर्स की जगह पे फोर्स का वैल्यू रख लो B² L² V/R इंटू B, ठीक है। तो मिल जाएगा पावर इज इक्वल टू B² L² V² होल डिवाइडेड बाई R। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि मोशनल EMF क्या होता है, कैसे मोशनल EMF की वैल्यू को हम डिराइव करते हैं, ठीक है। करंट के वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड को ले रखा है हर जगह, ठीक है। और इसके हेल्प से हम यहाँ पे फोर्स भी फाइंड कर लिए, इधर ये फोर्स हमने निकाला है, और फोर्स के हेल्प से हमने फिर पावर की वैल्यू को डिराइव कर लिया है। तो लगभग आपको ये डेरिवेशन क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम इसके वैल्यू को डिराइव करते हैं। ज़्यादातर बच्चे इस मोशनल EMF में बड़ा ही कंफ्यूज रहते हैं कि इस डेरिवेशन को कैसे करें, लेकिन यकीनन आपको समझ में आ गया होगा कि इस डेरिवेशन को कैसे करते हैं। तो दोस्तों काफ़ी रात हो चुकी है, और इतनी रात को मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 11:30 से ज़्यादा ही हो रहा है, लगभग 12 के आसपास हो रहा है। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कि एकदम पूरा शरीर भीगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे दरवाजे को बंद करके और पूरा फ़ैन वगैरह ऑफ करके रिकॉर्ड करना पड़ता है, ताकि साउंड की क्लियरिटी आए, क्योंकि बाहर रोड है, रोड चलता रहता है, तो उसके व्हीकल्स के साउंड आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो आपसे आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, क्योंकि इतनी गर्मी में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और दुआ करते हैं कि आपका बोर्ड में अच्छा स्कोर हो। मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपके लिए एफर्ट लगाऊंगा। आप भी मेहनत करते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें। और मैं बता दूं आपको कि आप हमारे चैनल पर क्लास 9 से लेकर के BSc तक के वीडियो को पा सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके भाई बहन अगर छोटे क्लासेस में पढ़ते हों या फिर अपर क्लासेस में पढ़ते हों, उनसे भी आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर 9 से लेकर 12 तक के एकेडमिक वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ, और BSc फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के वीडियोज़ को अपलोड करना शुरू ही कर दिया हूँ। साथ ही थर्ड ईयर के वीडियो को अपलोड करने ही वाला हूँ जल्द ही, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलना। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद गाइस।